नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का चुनावी घमासान, टिकट की टेंशन। दरअसल बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले का घमासान बस शुरू होने वाला है। दरअसल बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का 25 सितंबर को समापन होगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और खबर है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी 48 विधानसभा सीटों पर यह पहली लिस्ट जारी करेगी। लेकिन इन 48 विधानसभा सीटें ही क्यों सिलेक्ट की गई हैं, जिसको लेकर उम्मीदवारों दावेदारों की लिस्ट सामने आएगी। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। वो क्या है विशेष प्लान? कई दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं और नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगा सकती है। और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज। देखते हैं पहले छोटी सी रिपोर्ट। दो 2023 का घमासान, टिकट के लिए बीजेपी का विशेष प्लान। बीजेपी अपना सकती है गुजरात फॉर्मूला। कट सकते हैं कई दिग्गजों के टिकट। मांगने का हक हम सबको है, लेकिन जिसे भी टिकट मिलता है बिना किसी सवाल के, क्योंकि वो कमल को लेकर आया है, वो हमारा प्रत्याशी होगा, उसे हमें विजयी बनाना है। चुनावी घमासान, टिकट की टेंशन। तो साफ तौर पर सवाल यही है कि टिकट बंटवारे का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो धड़कनें दिल की टिकट की चाह रखने वालों की तेज होती जा रही हैं कि आखिर उनका टिकट कटेगा, बचेगा या टिकट मिलेगा। इन्हीं तमाम अटकलों और कयासों के बीच नए नए फॉर्मूले भी अब हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सभी का स्वागत करते हैं। उनका परिचय कराता हूं। आरसी चौधरी साहब पीसीसी महासचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत चौधरी साहब आपका। शंकर लाल नारोलिया जी हैं प्रदेश महामंत्री आरएलपी के, बहुत बहुत स्वागत नारोलिया जी आपका। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे हमारे खास मेहमान। मिथिलेश जैमिनी जी, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, ये बताएं जरा दर्शकों को संक्षेप में, गुजरात फॉर्मूला है क्या और इस गुजरात फॉर्मूले की जरूरत मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, राजस्थान में क्यों आन पड़ी और क्या चलेगा ये गुजरात फॉर्मूला राजस्थान में? देखिए, गुजरात की आबो हवा, सियासी आबो हवा और राजस्थान की सियासी आबो हवा दोनों में अंतर है। वो समुद्र के तट पर बसा हुआ ये मरुस्थल है, इसलिए आप वहां का फॉर्मूला यहां लागू पूरी तरह नहीं कर सकते। वहां तो मुख्यमंत्रियों का टिकट काट दिया आपने, कैबिनेट के टिकट काट दिए, लेकिन क्या यहां वसुंधरा राजे का टिकट कटेगा? क्या यहां कालीचरण सर्राफ का टिकट कटेगा? क्या यहां अशोक परनामी का टिकट कटेगा? क्या यहां राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटेगा? ये बहुत अहम सवाल है। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे खेमे में कहीं न कहीं खामोशी है और जिस खामोशी के दम पर अशोक गहलोत ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर 25 तारीख को पूर्वी राजस्थान में रणभेरी बजाने जा रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। और वो भी वही वसुंधरा राजे के गढ़ से, झालावाड़ से, यह साफ जाहिर कर रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी को इस पर पुनर्विचार करना होगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो ए और डी में बीजेपी ने सीटें बांटी है और वो कह रहे हैं कि डी की जो 19 सीटें हैं और ए श्रेणी की जो सीटें हैं, जिनमें वसुंधरा राजे समेत कई नाम है, सतीश पूनिया का भी नाम है, उनको टिकट दे दिया जाएगा पहली सूची में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद। दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस में हालत यह कि मधुसूदन मिस्त्री जिले जिले में घूम रहे हैं, इनके प्रभारी सचिव घूम रहे हैं। इससे लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान को पता है कि कुछ गड़बड़ है। और जिस तरीके से आज हमने देखा कि 7 बार के अजय योद्धा नारायण सिंह और उनके बेटे वीरेंद्र सिंह जो जीते हैं, उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने वार रूम में आ गए सुखजिंदर रंधावा के सामने। दूसरी तरफ हाकम अली के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गए और उनके जो अध्यक्ष हैं, जो गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, वो कह रहे हैं कि इसको टिकट मिलेगा और अगली बार हाकम मंत्री बनेगा। तो फिर काय को तो सर्वे करा रहे हो आप? क्यों आप ये ड्रामा कर रहे हो? आप जब आपको टिकट वैसे ही बांटना है तो वैसे ही बांट दीजिए। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा संकट है कि जो निर्दलीय हैं उनका कैसे दामन थामोगे आप?
उनको कैसे एडजस्ट करोगे? बाबूलाल नागर को कैसे हटाओगे? रामकेश मीणा को कैसे हटाओगे? बलजीत यादव को कैसे हटाओगे? सुरेश टाक को कैसे हटाओगे? संयम लोढ़ा को कैसे हटाओगे? कि लंबी सूची है जिन्होंने मानेसर के टाइम जब आप आईसीयू में थी आपकी सरकार, तब उन्होंने ऑक्सीजन दी। वो ऑक्सीजन का कर्ज तो मांगेंगे कि हमने आपकी जान बचाई, और जान बचाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तो यह एक बड़ा अहम मुद्दा कांग्रेस के लिए है। लेकिन निश्चित रूप से या तो फिर आपने जो 25 प्रभारी लगा रखे हैं लोकसभा में, उनका कोई महत्व नहीं है, या फिर आपने महासचिवों भी अकेले महासचिव घूमते हैं, या आरसी चौधरी आमेर में अकेले घूमते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस आला कमान को गंभीर मंथन करके कोई नया नाम सामने लाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके के अंदाज में जो प्रदेशाध्यक्ष इनके हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, तमाम आला कमान को धता बताते हुए बोलते हैं। अशोक गहलोत जी भी कहते हैं कि हमारे लिए विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, 90 साल का जो प्रत्याशी वो भी हमारे लिए नौजवान है। तो फिर आपका क्या हुआ उदयपुर का नवसंकल्प पत्र, जब आपने कहा था हम 50% देंगे? तो देखिए, सबसे अहम बात है कि टिकटों का वितरण, और टिकटों के वितरण में दोनों पार्टियों की जगह साथ साथ एक तीसरी पार्टी भी है, वो है आरएलपी। हनुमान बेनीवाल इस बार के चुनाव में एक तरीके से कैटलिस्ट है। वो किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, अभी कुछ तय नहीं है। बीजेपी ने मंथन किया, उसमें कहा कि हमने 23 सीटें पिछले चुनाव में केवल और केवल हनुमान बेनीवाल की वजह से हारे, और उपचुनाव में हमने देखा कि वल्लभ नगर में चौथे नंबर पर बीजेपी चलेगी आरएलपी की वजह से। सरदार शहर में 47,000 वोट ले गए आरएलपी। तो शेखावाटी, जिस पार्टी को केवल नागौर में सीमित करना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस, उसका आंचल फैलता जा रहा है। वो दोनों पार्टियों के लिए चिंताजनक है। और जितने भी चाहे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज हैं, उनके दिमाग में भी कहीं न कहीं आरएलपी है। ठीक है, आप ज्योति मिर्धा को लेके आए, आरसी चौधरी साहब इतनी फैक्ट नहीं। बिल्कुल, आरसी चौधरी साहब, सवाल आपसे यह कि जैसा मिथिलेश जी ने जिक्र किया कि बीजेपी चाहे गुजरात फॉर्मूले का जिक्र करती हो या ABCD 4 कैटेगरीज में अपनी सीटों को बांटती हो, लेकिन कांग्रेस जो सर्वे करा रही है, आधे दर्जन से ज्यादा कमिटीज बना ली हैं, कई प्रभारी आपने बना ली हैं, लेकिन वो बस कहा जा रहा है कि वो हाथी के दांत दिखाने वाले हैं। काम और टिकट का बंटवारा वैसे ही होना है जैसा होता है। रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई बदलाव का दौर चलता है, अगर नई प्रक्रिया को अगर आत्मसात किया जाता है, तो पुराने जितने भी जो रूढ़िवादी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये बदलाव नहीं होगा। लेकिन हिमाचल को और कर्नाटक को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जो प्रक्रिया है उसके अंदर किस प्रकार से जो बदलाव कर रही है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने ये तय किया कि ब्लॉक कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और श्री रंधावा साहब ने, उनके माध्यम से जितने भी जो आवेदन करता है, और जिला कांग्रेस कमेटी संगठन के माध्यम से जो लोगों के नाम आएंगे, और सर्वे के अंदर जनता की अदालत लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी होती है, जनता में इसकी जो आवाज है उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता है कि प्रत्याशी का जिताऊ होना। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, आरसी चौधरी साहब, मैं इसमें आपको रोकूंगा और जरा वो तस्वीर आपको याद दिलाऊंगा जब उदयपुर में गोगोई साहब गए थे और होटल के बाहर खड़े हुए टिकट के दावेदारों से पर्चियां ले रहे थे या कहीं उनसे आवेदन ले रहे थे, तो वहां एक साहब जो है भड़क उठे थे। उनका कहना था कि यहाँ सुनवाई तो हो नहीं रही है, इनको करना जो होगा वैसे ही करेंगे, आवेदन बस ये एक तरह से कहें कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आप ये दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि यहाँ पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया हो रही है, उसकी स्क्रूटनी हो रही है, सर्वे कराए जा रहे हैं। ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है इस पर। मैं कहना चाहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के कहने से कांग्रेस पार्टी के 8 लाख से अधिक पूरे प्रदेश के अंदर पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के असंख्य के कार्यकर्ता हैं, जो राहुल गांधी, जो खड़गे, जो गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत बन के बूथ पे लड़ते हैं, वो जो लोग उस बूथ पे लड़ते हैं, उनकी आवाज के माध्यम से अगर प्रत्याशी का चयन होता है तो ये लोकतांत्रिक दल और कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी पीसीसी के डेलीगेट्स के माध्यम से चुना जाता है तो वो कांग्रेस के अंदर होता है। किसी के एक व्यक्ति के कह देने मात्र से इतना नहीं होता। वो उस होटल के दर से हम सब ने देखे कि लगातार लोग किस प्रकार से साएं 10 बजे तक, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं गोगोई जी, वो लगातार उन्होंने उनके साथ में संवाद किया, उनके मध्य संवाद करके इस हालात को जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार हम सीटों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और जिन सीटों को हम हार रहे हैं उनको जीत सकते हैं। इसलिए लोगों के व्यूज को लेना अगर किसी दूसरे राजनीतिक दल में हुआ हो तो आप निश्चित रूप से पूछिए किसी भी दल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के उनके पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा संसदीय बोर्ड के नाम पे पीठ में छुरा घोंपा जाता है। जब वो भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने तात्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे, आज जो राज्यपाल है, उनको उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो सार्वजनिक पटल पे आ गई।
इसलिए छलावा कहां होता है ये सब जानते हैं। शंकर लाल और नारोलिया जनता जी। की अदालत जी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है और उसकी आवाज कांग्रेस में सुनी जाती है। शंकरलाल नारोलिया ये बताइए कि आरएलपी के पास हैं 200 उम्मीदवार या फिर इंतजार में बैठे हैं कि जो नाराज होंगे, जो बागी होंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के, टिकट नहीं मिलेगा तो फिर आप उनको जो बोतल चुनाव चिन्ह है वो थमा देंगे? नहीं सर, आरएलपी के पास ऑलरेडी हमने पिछले 1 साल से ये मंथन किया है। ऑलरेडी के 200 विधानसभा में हमने 3 आदमियों का पैनल बना चुके हैं, 3 प्रत्याशियों का पैनल बना चुके हैं अभी। और सबसे पहले लिस्ट जारी करेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जारी करेगी। कब? और आपने देखा होगा कि अभी ऐसा बता रहे थे कि राजस्थान में जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन समर्थन बढ़ा है, लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर विश्वास जाहिर किया है, क्योंकि जनता, राजस्थान की जनता दोनों जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है उनके ऊपर से विश्वास हो चुकी है। और इनको ये जानते हैं कि इन्होंने ये तय कर रखा है कि एक बार शासक हम करेंगे, एक बार आप शासन करिए। शंकरलाल जी, आपने मिथिलेश जी का जिक्र किया, लेकिन मिथिलेश ने खुलकर नहीं कहा, मैं बोल देता हूं। उनका यह कहना है कि आरएलपी की भूमिका वोट कटुआ पार्टी की रहेगी, शेखावाटी की कुछ सीटों को छोड़कर आप खेल बना और बिगाड़ सकने की स्थिति में ही हो सकते हैं बस, और वो भी शेखावाटी की कुछ सीटों पर। नहीं, कटुआ पार्टी नहीं सर। शेखावाटी में आप मारवाड़ में देखेंगे, जो मारवाड़ में 45 सीटें हैं, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कम से कम 35 सीट जीतेंगे हम। उस प्रकार से आप बीकानेर में चले जाइए, सीकर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण में हम 4 या 5 सीटें हम जीत के आएंगे। तो हम करीब 101 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे और 2023 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं तो शंकरलाल नारोलिया यहां पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस का कोई बागी जिसको टिकट नहीं मिलता है, आप उसको टिकट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 18 से लेकर 23 तक पार्टी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग लाइन में हैं, लेकिन भाई साहब उनको बात ही नहीं कर रहे। ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लूं और टिकट लेके और एमएलए बन जाऊं। ऐसे लोगों की हमारे यहाँ मिथिलेश देखिए, अभी तक हम लगातार हनुमान बेनीवाल जी को कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि तीसरे धड़े की सरकार बनेगी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। लगातार वो सचिन पायलट पर पीछे डोरे डालते नजर आ रहे थे, आम आदमी पार्टी को लेकर वो बात कर रहे थे। अब ये यहां पे नारोलिया साहब कह रहे हैं कि हमारे तो कई महीने पहले 3 नेताओं का पैनल बन चुका है, दावेदारों का। देखिए, राजनीति में बिल्कुल सर, पता है जो राजनीति में होता है वो राजनीति में मौके पर चौका लगता है। जो प्रत्याशी है उसमें से देखिए, राजनीति में जो कुछ होता है मौके पर चौका लगता है। मान लीजिए जो कह रहे हैं कि कई मंत्री हारने वाले हैं, विधायक हारने वाले हैं, उनको अगर टिकट कटता है और वो आरएलपी में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल उनको रोकेंगे। और देखिए, जो आपको नारोलिया तो कह रहे हैं हम नहीं आने देंगे, हम मौका परस्त को नहीं देंगे टिकट, जो विधायक बनना चाहते हैं नहीं देंगे टिकट। देखिए, राजनीति में मौका परस्त कितने कामयाब होते हैं उसका प्रबल उदाहरण है नीतीश कुमार। राजनीति में जो भी कामयाब हुए हैं, जिन्होंने लंबे टाइम तक शासन किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान, ये लंबे उदाहरण है कि जिन्होंने मौका का फायदा उठाया है वो ही राजनीति में चौका मार पाया है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हमने देखा सोनिया गांधी के पास बैठे हुए थे। तो ये नजारा कभी भी आ सकता है, इसलिए राजनीति में कोई भी रिजिड नहीं होता है, सब कुछ अनस्टेबल होता है। जो मौका आता है वैसा हो जाता है। अब कांग्रेस के लिए क्या चुनौती है? देखिए, फुलेरा एक ऐसी सीट है कि फुलेरा सीट पर ये बार बार एक अपने प्रत्याशी को उतारते हैं जो झुंझुनू के रहने वाले हैं, विद्याधर चौधरी, और चुनाव हार जाते हैं। उनके पिताजी भी हार रहे थे। अब होता क्या कि वहां कुमावत एक बड़ी संख्या में है और बीजेपी के निर्मल कुमावत चुनाव जीतते हैं। अगर कांग्रेस वहां पर जो 3 नाम छन के आए हैं, जिनमें एक डॉक्टर बजरंग काकरेलिया, एक कैलाश कुमावत जो प्रधान रहे हैं वो, और एक विद्याधर चौधरी, इनमें अगर कुमावत को टिकट देते हैं तो कुमावत को एक भी टिकट नहीं देते जयपुर जिले में। आप देखिए, झोटवाड़ा में भी कुमावत है। आप देखिए, पिछली बार अगर मालवीय नगर में कांग्रेस हारी है, अगर कुमावत को टिकट देते तो जीत जाते। जो वहां से चोबू से भगवान साई सैनी 2500 वोटों से हारे थे, वहां भी कुमावत है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा और एक कास्ट को उभारना पड़ेगा। जैसे अशोक गहलोत ने हाड़ौती में पहली बार धरणीधर आयोग बनाकर धाकड़ कम्युनिटी को साधा है, वैसे ही अगर फुलेरा सीट पर ये जो बार बार हार रहे हैं, 4 बार से हार रही है वहां। ठीक है, मेरे साथ देखिए सुमित गोदारा साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सुमित गोदारा जी, टिकट बच रहा है या फिर मिल रहा है इस बार? देखो, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये टिकट विषय नहीं। हमारा काम तो है पार्टी के लिए काम करना।
और हम तो संगठन से आए हैं, युवा मोर्चा नहीं, से। मैंने इसलिए मंडल सवाल अध्यक्ष- किया क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। पहले गुजरात में तो चूंकि सरकार थी, यहां तो ये सवाल नहीं बनता। वैसे गुजरात में मंत्रियों के चेहरे बदल गए थे, पूरा कैबिनेट साफ कर दिया था चुनाव से पहले, और फिर उसके बाद जब चुनाव आए तो टिकट वितरण के दौरान आधे से ज्यादा टिकट काट दिए गए थे। अब उसी रणनीति के तहत विचार किया जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि विधायक जो हैं सिटिंग, उनसे बड़ी नाराजगी है लोगों में। कहते हैं देखिए, मैं कि तो- सरकार से नाराजगी होती है, यहां तो जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे नाराजगी है लोगों में। देखो, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो भी निर्णय पार्टी हित में लेगी, जो हाँ। पार्टी हित में निर्णय होगा वो राज्य हित में होगा, और जो राज्य हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा। तो इसलिए जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम तो पार्टी के साथ हैं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। और पार्टी में जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और पूरा विश्व उनका लोहा मान रहे हैं। चाहे सुमित गोदारा, केंद्र ये में बात हो- आप बोल रहे हैं, लेकिन कई सारे नेता ऐसे होते हैं जो जब कमल का फूल का चिन्ह उनको नहीं मिलता तो फिर दूसरा चुनाव चिन्ह तलाशने के लिए चले जाते हैं और फिर नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी को। देखो, ये तो जो करने वाले हैं उनके विषय रखिए। हम तो पार्टी के संगठन से शुरू से सिपाही रहे हैं, और वही सिपाही के रूप में हमारा दायित्व है, वही धर्म हम निभा रहे हैं और वही निभाएंगे। क्या वाकई और पार्टी में उचित क्या क्या निर्णय- क्या वाकई में ये जो अभी आ रही है रणनीति बीजेपी की सामने कि आधे टिकट कट जाएंगे सिटिंग विधायक के, आप में भी तो देखिए, चर्चा होती होगी, ये तो आपस में बातचीत होती होगी। देखिए, हम तो इसमें हम अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई, बीकानेर जिले में हुई, ऐतिहासिक सभाएं हुई। और जो विरोध कांग्रेस सरकार का है, विरोध कांग्रेस सरकार का आम जन में जो रोष है, उस रोष को देखते हुए बहुत ही लोगों में ऐतिहासिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए इस कांग्रेस सरकार का विरोध करते हैं। और हकीकत में जनता त्रस्त है, किसानों को लाइट नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, लाइट नहीं होने के कारण तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं आम जन। चौधरी साहब, बहुत परेशान हैं लोग, और ये गोदारा साहब का कहना है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनका टिकट बचे या मिले वो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे बड़ी नाराजगी है लोगों में। आपका रविंद्र जी, क्या मैं फॉर्मूला कहना चाहूंगा रहेगा? कि रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल जनता की अदालत से नाराज रही और पहली बार विपक्ष के तौर में सशक्त भूमिका के तौर में 73 विधायक आए। हाँ। जब जनता की अदालत में उपचुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे चली गई। आज 4 दिशाओं से खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नेताओं के साथ में अपने आप को जोड़ के भविष्य देखने वाले विधायकों के साथ में निश्चित रूप से चुनौती है। लेकिन ये जो आक्रोश है जनता का, ये आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, क्योंकि आज वो सत्ता की प्राप्ति के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है कि परिवर्तन हम करेंगे रिवाज बदलने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना अहंकार है उसको सुधारे, जो अधिनायकवाद है उसको सुधारे, जो लोकतंत्र के अंदर जो मन की बात करते हैं और जन की आवाज को म्यूट कर दिया। कांग्रेस की लिस्ट पहले आएगी चौधरी साहब या बीजेपी की लिस्ट पहले आएगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई एमएनसी कंपनी की तरह नहीं है। हमने कहा कि हमारा जो सितंबर जो लास्ट वीक और अक्टूबर का फर्स्ट वीक के अंदर हम पहली सूची जारी करेंगे। तमाम हमारी जो चुनाव को लेकर कमेटियां उनको गठन कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घोषित कर दी जाती है, लेकिन राजस्थान में उम्मीद नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं। गोदारा जी जवाब दीजिए भाई, मध्य प्रदेश आखिर छत्तीसगढ़ में तो उम्मीदवार उम्मीदवारों के करें नाम यहां पर घोषित कर दिए, लेकिन राजस्थान में अभी तक नहीं किए गए। मुझे तो रविंद्र जी इस बात का आश्चर्य है कि ये आरसी साहब कैसे पूछ रहे हैं, खुद ने तो इन्होंने कई घोषणा करी नहीं। शुरू से आप ही बता दीजिए ना भाई साहब। आरसी जी आप बीच में मत बोलिए। सितंबर में आप कह रहे थे कि हम घोषणा करेंगे, सितंबर 20 होगी, कहां घोषणा करी? बीजेपी तो कर रही है। कमेटी बैठी थी, उन्होंने 2 राज्यों को करा, G20 का समिट हुआ। अब G20 समिट के बाद होने के बाद जवाब दे दीजिए सुमित जी, भाजपा राजस्थान से क्यों बैक्रांत है? राजस्थान से क्यों डर रही है? राजस्थान की सूची कब जारी करेंगे और राजस्थान की सूची कौन जारी करेंगे? कौन नेता कार्य करेंगे? बीकानेर की कौन तय करेंगे? नारोलिया जी, वो उनका कनेक्शन चला गया सुमित गोदारा जी का। नारोलिया जी, क्या एक साथ आएगी सारी की सारी? हाँ गोदारा जी, कंप्लीट कर लीजिए बात फिर। हेलो, हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कर लीजिए आप बात अपनी। बीजेपी वो पार्टी है जिसने 2013 के चुनाव, 2018 के चुनाव में 150, 160, 170 सीटों की एक साथ घोषणा करी। कांग्रेस की तरह नहीं है सीटों की। नारोलिया जी, आप भी क्या ABCDEFGH इस तरह से कैटेगरीज में बांट रहे हैं सीटों को? क्या किस्तों में जारी करेंगे टिकट या एक साथ किए जाएंगे?
भारतीय जनता पार्टी का एक ही नहीं कि सर, राजस्थान में लोकतांत्रिक परिवर्तन पार्टी हो। तो एक साथ सारी सीट पे घोषित करेगी। अच्छा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरा सर्वे करके और अपने पैनल बना चुके हैं। ठीक है, और गोदारे। फाइनल मीटिंग होते ही 24 तारीख बाद में। जयमिनी जी, लास्ट कमेंट मेरा आपसे, राजनीतिक पार्टियां इस चीज को भी जहन में रखेंगी कि जब टिकटों की घोषणा होगी तो फिर बगावती तेवर और स्वर भी दिखाई देंगे और फिर उसके बाद घर अदलने बदलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसको कैसे ध्यान में रखा जा रहा है? मिथिलेश जी, लास्ट कमेंट बस आपसे। देखिए, निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी ने दिया है वो नारा राजस्थान में चल पड़ा है और इसी के चलते राजेंद्र राठौड़ को प्रॉब्लम आ रही है। चूरू में लोग कह रहे हैं चूरू का लोकल आदमी नहीं होगा, तो आमेर में सतीश पूनिया को प्रॉब्लम आने वाली है। तो लोकल फॉर वोकल हर जगह उठ रहा है। वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध हो रहा है चाकसू में, तो बाबूलाल नागर का विरोध शुरू होने लग गया है दूदू में। तो हर आदमी कह रहा है कि हमारा स्थानीय विधायक क्यों नहीं हो। सांगानेर में कह रहे हैं जाहिर तौर पर इस बार का भी चुनाव कुछ पिछले बार से जुदा नहीं होने वाला है। हर बार की तरह टिकट बंटने के दौरान एक सस्पेंस तो बना रहेगा और टिकट बंटने के बाद जो बगावत के स्वर अलग अलग नेताओं के जो अपेक्षा करते हैं कि टिकट मिले, वो भी सुनाई देने को मिल सकते हैं, भले ए बी सी डी अलग अलग तरीके से, या टिकाऊ और जिताऊ की बात कर लीजिए या फिर एक साथ सारे टिकटों के ऐलान की बात कर लीजिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूं। प्राइम डिबेट का आज का प्राइम सवाल जो हमारा था, टिकट के लिए चेहरे बदलने का फॉर्मूला क्या बीजेपी के लिहाज से कामयाब रहेगा? 77% लोगों का हां कहना है कि हां, चेहरे बदलिए, टिकट दीजिए और फिर चुनाव जीत जाइए। 33% या कहें कि 23% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।